तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज अपना क्लास 3 है बिहार स्पेशल का, और इस क्लास में हम देखने वाले हैं मौर्य वंश को। ठीक है, तो मौर्य वंश और मौर्योत्तर वंश को भी देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि मौर्य वंश का सबसे पहले संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, और मगध पर आक्रमण किसने किया था? सेल्यूकस निकेटर ने किया था। किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? 500 हाथी चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को दिया था। कब दिया था? जब सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी, इसीलिए दिया था। ठीक है, तो देखिए आगे हम देखते हैं क्या मिलता है हमको कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत का मुक्तिदाता कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि सेल्यूकस के आतंक से, सेल्यूकस के वार से इसने भारत की रक्षा की थी। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं। और जब सेल्यूकस की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य शादी कर लेता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को एज ए गिफ्ट क्या मिलता है? ये 4 जगह मिलते हैं। अफगानिस्तान के क्षेत्र, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान दिए जाते हैं शादी के गिफ्ट के रूप में। ठीक है, इनको मगध में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम क्या होता है। तो इस समय की 2 मुख्य किताबें हैं जिनको हमें याद रखना है। एक कौन सी है? ये इंपोर्टेंट किताबें हैं, यहाँ स्टार मार्क कर लीजिए। एक मुद्रा राक्षस है जिसे किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने लिखा है। और दूसरा अर्थशास्त्र है जिसे चाणक्य ने लिखा है। ठीक है, और एक पुस्तक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है, कौन सी? इंडिका पुस्तक। और इंडिका पुस्तक में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का जिक्र कौन करता है? मेगास्थनीज करता है, जो क्या था? विदेशी यात्री था। चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए, ये जो मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी इंडिका, इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का जिक्र तो था ही, साथ में 7 जातियों का जिक्र होता है। जो 7 जातियां उस समय रहती थी, ये जातियां धर्म के आधार पर नहीं थी, ये जातियां काम करने के आधार पर थी। और इंडिका में जो है 6 समितियों का भी जिक्र होता है। प्रति समिति 5 लोग रहा करते थे। ठीक है, तो भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त को जैन धर्म की शिक्षा दी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस अनुयायी था, किस धर्म को मानता था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। और इसकी शिक्षा उसे किसने दी थी? तो भद्रबाहु ने दी थी। ठीक है, अब देखिए, श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक का जगह है, वहां क्या होता है कि चंद्रगुप्त का मृत्यु होती है। कैसे? संलेखना विधि से प्राण त्याग दिया जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और ये संलेखना विधि होती क्या है? इसमें भूख प्यास से इंसान खाना पीना छोड़ देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां से ये बात याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चलिए हम आगे देखते हैं क्या होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के महल का नाम जो है बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके महल का नाम क्या था? राजप्रसाद था। और ये लकड़ी का बना हुआ महल था। ठीक है, इस महल के बारे में फाहियान ने क्या लिखा है कि मानव निर्मित नहीं है बल्कि देव निर्मित महल है। इतना सुंदर ये महल था। आज के कुम्हरार पटना में ये स्थित था, जहां आज भी इसके अवशेष मिलते हैं। एरियन के सूसा से भी खूबसूरत कौन सा था? राजप्रसाद। और पाटलिपुत्र शहर था उस समय। ठीक है, और इस भवन में जो है 84 स्तंभ थे। मौर्य कला का उदाहरण के रूप में इसे पढ़ा जाता है, जाना जाता है। मौर्य काल के उत्कृष्ट मौर्य कला उदाहरण के रूप में राजप्रसाद को जानते हैं हम लोग। ठीक है, महल की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है यहाँ पे 140 मीटर लंबाई और 120 मीटर चौड़ा ये महल था राजप्रसाद। ठीक है, चलिए हम अब देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक बना, बिंदुसार बना। संस्कृत ग्रंथों में इसे अमित्र घात की उपाधि दी गई है। किसे दी गई है? बिंदुसार को दी गई है। ठीक है, और यूनानी क्या बोलते हैं? अमित्र चेटक कह के इसे पुकारते थे। ठीक है, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। जहां इसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन संप्रदाय को अपनाया था, वहीं बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। ठीक है, सीरिया के राजा से इसने 3 चीजें मांगी थी। क्या? एक तो सूखा अंजीर और एक मदिरा, सूखा अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक मांगा था। पर हुआ क्या कि सीरिया के राजा ने सूखा अंजीर तो भेजा, मदिरा भी भेजा, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। बोला कि हम शिक्षा का व्यापार नहीं करते हैं। ठीक है, और सीरिया के राजा एरियोकस ने डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आपके लिए कि सीरिया के राजा ने या बिंदुसार के दरबार में कौन विदेशी नागरिक आया था, कौन विदेशी आया था? तो एरियोकस ने किसे भेजा था? डाइमेकस को भेजा था। इसको याद रखिएगा आप। आगे चलिए हम आगे देखते हैं कि बिंदुसार की जो मृत्यु होती है 274 से 271 BCE में हो जाती है। इसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आ भी जाता है क्वेश्चन तो बस एक बार पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि किसी किसी किताब में ये 274 तो किसी में 271 दिया रहता है। ठीक है, इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तक्षशिला में हुई थी। विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा, नहीं, तो सुसीम जो राजकुमार था उसे भेजा। ये सुसीम क्या था? असफल हो गया विद्रोह को दबाने में, परंतु अशोक जो था सफल हुआ और यहीं से ये राजपाट की तरफ बढ़ा।
ठीक है। अब अशोक आता है बिंदुसार के बाद में 269 BCE में इसका राज्याभिषेक होता है मगध की धरती पे। अन्य नाम से क्या जाना जाता है? देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कीजिए इसको। अशोक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी। वनडे एग्जाम्स के लिए, छोटे एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। और भाब्रू अभिलेख में मगध सम्राट के नाम से जाना गया है, किसे? अशोक को जाना गया है, ठीक है। अशोक के राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध होता है, 261 BCE में युद्ध होता है ये। और इसके बाद से ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। उपगुप्त के द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है, किसे? अशोक को। अब देखिए आपने क्या देखा कि चंद्रगुप्त ये जो था जैन धर्म का अनुयायी था। किसका? जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। और इसके बाद बिंदुसार आया, वो आजीवक संप्रदाय का था। बिंदुसार वो क्या था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और तीसरा में आता है अशोक। अशोक क्या था? बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, किसके द्वारा? उपगुप्त के द्वारा। बिहार में कोई शिलालेख नहीं मिलता है, टोटल 14 शिलालेख हैं, लेकिन बिहार में एक भी शिलालेख मौजूद नहीं है अशोक के द्वारा निर्मित, परंतु स्तंभ लेख मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? 7 स्तंभ लेख हैं इसके उपलब्ध, जिसमें से 3 बिहार में, एक नंदनगढ़ में है, एक रामपुरवा में है पश्चिमी चंपारण, ये नंदनगढ़ भी पश्चिमी चंपारण में है, और एक अरेराज में है पूर्वी चंपारण में है, ठीक है। इस बात को देखिए आप। अब देखिए बराबर की पहाड़ियां जो जहानाबाद गया के पास पड़ती है, उसमें अशोक ने बौद्ध गुफा बनवाए, 4 गुफाओं के निर्माण करवाए। कौन कौन से थे ये 4 गुफा? एक बार देख लीजिए। ये था पहला विश्वकर्मा गुफा, दूसरा करण चौपर, तीसरा सुदामा और चौथा विश्व झोपड़ी गुफा। ये 4 गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया, बराबर की पहाड़ियों में, ठीक है। और अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बोधि वृक्ष लगवाए, और अभी बोधि वृक्ष का 5वां पीढ़ी चल रहा है। जो अभी बोधि वृक्ष है गया, बोध गया में, उसकी 5वीं पीढ़ी है। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। हाल ही में श्रीलंका ने इसको सेलिब्रेट भी किया है। 2000 साल, 2500 साल पूरे होने के शायद में भी, एक बार देखना पड़ेगा उस चीज़ को, पर श्रीलंका ने इसे सेलिब्रेट किया है हाल फिलहाल में, इस चीज़ को, बौद्ध धर्म के आगमन को, ठीक है। 251 तीसरा बौद्ध संगीति होती है कब? 251 BC में। किसके शासनकाल में होता है ये? अशोक के शासनकाल में। कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में आयोजित किया जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। किसने? अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की और बोध गया को विकसित किया था। अशोक के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि उसने धम्म की नीति शुरू की थी। कौन सी नीति? धम्म की नीति, या धर्म की नीति भी जिसे बोलते हैं, इसको शुरू किया था अशोक ने। और कुणाल जो था वो क्या हुआ? अशोक के उत्तराधिकारी बने कुणाल, और इनके पौत्र जो थे अशोक के पौत्र दशरथ थे। दशरथ ने भी नागार्जुन की पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण करवाया, ठीक है। उन 3 गुफाओं में एक तो गोपिका गुफा है, दूसरे गुफा का नाम जो है वापियांग या वायांग गुफा बोलते हैं, और तीसरी गुफा जो है वडथिका गुफा जिसको बोलते हैं, मैंने शायद लिखा नहीं है, वडथिका गुफा, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। और आगे चलिए, वृहद्रथ मौर्य वंश का क्या था? अंतिम शासक हुआ वृहद्रथ। और मौर्योत्तर काल में जो है ब्राह्मण वंश आया। मौर्य उत्तर काल में ब्राह्मण वंश का उदय हुआ। ब्राह्मण वंश में कितने वंश हुए? 3 वंश हुए, शुंग वंश, कर्णव वंश और कुषाण वंश। इनको भी देख लेते हैं हम, इन तीनों वंश को। सबसे पहले आता है कौन? शुंग वंश। इसकी स्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। ये क्या था? पहले बृहद्रथ का सेनापति था, और बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक, और पुष्यमित्र शुंग जो था वो शुंग वंश का संस्थापक। और ये कौन था? ये बृहद्रथ का सेनापति भी था, ठीक है। यहाँ से आगे ये हम देखते हैं 185 BCE में पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। अब स्तूप क्या होता है, इस चीज को यहाँ देख लीजिए। स्तूप जो है महापरिनिर्वाण के ऊपर बनाया जाने वाला एक भवन होता है, जो इस प्रकार से दिखता है। इसके चारों तरफ ये होता है, प्रदक्षिणा पथ होता है। तो इसको बनाया जाता था महापरिनिर्वाण के किसी भी वस्तु के ऊपर। और चैत्य भी एक कंसेप्ट है, इसको पूजनीय स्थल बोलते हैं। और बिहार जो है बौद्ध मठ को बोलते हैं, जिससे हमारे राज्य का नाम बिहार पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मगध में विदिशा को शामिल किया। किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। राजधानी विदिशा लेके गया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। विदिशा का मतलब होता है MP। आज का MP जो है विदिशा कहा जाता था उस समय। आगे आइए,
और 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। पतंजलि था किनके साथ में, देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बात मिल के सामने आती है। पतंजलि किनके शासनकाल या किनके समकालीन था, तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि। अब आगे आइए देखते हैं। अग्निमित्र विदिशा एमपी मालविका से प्रेम किया और कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक लिखा। यह बहुत ही फेमस नाटक है। यहाँ से आप 2 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। एक तो मालविका अग्निमित्रम नामक पुस्तक किसने लिखी, कालिदास ने, और ये किस पे लिखा गया था, अग्निमित्र पे लिखा गया था, मालविका से प्रेम करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद आता है कण्व वंश। शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश। कण्व वंश का स्थापना वासुदेव ने किया था। मगध साम्राज्य पाटलिपुत्र तक सीमित रहा। ठीक है, क्योंकि इस समय जो है थोड़ा सा कमजोर हो गया था बिहार का शासन व्यवस्था। देखिए, इसके बाद आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश बिहार और यूपी में फैला हुआ था। कुजुल कड़फिसेस ने इसकी स्थापना की थी और श्रीगुप्त सामंत थे कुषाणों के, और यहीं श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना कर दी थी इसके बाद में। तो गुप्त वंश को लेकर के हम अगले वीडियो में देखेंगे। पहले हम देखेंगे बौद्ध और जैन धर्म, और उसके बाद हम देखेंगे गुप्त वंश, जो कि मध्यकालीन बिहार में पढ़ने को मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही शॉर्ट फॉर्मेट में कम समय में तैयारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो से अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।